तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आता है, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स एंड विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल लर्निंग ऑल्सो, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से, हमारी डेली लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लूम टैक्सोनॉमी को मैं डिटेल में समझाऊं उससे पहले मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन ट्री। डिफाइन ट्री, आपको ट्री को डिफाइन करना है, ठीक है? तो जब मैं आपको कहूँगा कि ट्री को डिफाइन करो तो आप रिकॉल करेंगे, ठीक है? अपनी मेमोरी से जो ट्री की डेफिनेशन है वो निकालेंगे। ट्री के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आपके दिमाग में वो आएंगे और आप बोलेंगे कि ट्री जो है वो एक पौधे का बड़ा रूप होता है। जब एक पौधा बड़ा हो जाता है, मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम ऐसे बोलेंगे कि ट्री जो है वो पौधे का बड़ा रूप होता है। उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब इट इज़ अबाउट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ आस्किंग फॉर अ सिंपल डेफिनेशन, ठीक है? दूसरी लाइन में मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग अ मैप। अब फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, ठीक है? आपकी नई नई दोस्ती हुई है आपके दोस्त से, और आपको उससे घर जाना है, पर आपको एड्रेस नहीं पता है। तो आप फ़ोन करेंगे अपने दोस्त को। फिर आपका दोस्त जो है आपको फ़ोन पर पे या तो गूगल मैप्स के थ्रू या फिर खुद एक पेपर पे मैप बना के भेजेगा। आपके घर से उसके घर का मैप बना के भेजेगा कि भाई तुझे इस गली से गुजरना है, फिर इस मोहल्ले में आना है, फिर ऐसे पहुंचना है। तो जब आप मैप को देखेंगे, मैप पढ़ेंगे, तो आप मैप में उसको समझेंगे कि ना यार मुझे पहले मेरे घर से निकल करके मेन रोड पे जाना है, फिर वहाँ पे एक चौराहा आएगा, वहाँ से राइट लेना है, और फिर वहाँ पर एक फलाना कॉलोनी आएगी, उसमें घुस करके फिर वहाँ एक बरगद का पेड़ होगा, वहाँ पर जाना है। तो मतलब जब आप मैप को देखते हैं तो आप मैप को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ दिस? यू आर अंडरस्टैंडिंग द मैप। ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात, सॉल्विंग अ क्रिमिनल केस। सॉल्विंग अ क्रिमिनल केस। अब एक क्रिमिनल केस को, फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पुलिस सॉल्व करती है तो इट इज़ अ वेरी बिग टास्क। इट इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क। इट रिक्वायर्स वेरी हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है? इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज़ करना होता है, क्योंकि जब आप एक क्रिमिनल केस को सॉल्व कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप पुलिस से आप क्रिमिनल केस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पहले उस जगह पे जहाँ पे क्राइम हुआ है, क्राइम सीन है, वहाँ जाना होगा, ग्राउंड जीरो पे। वहाँ जा करके पूरा चेक करना पड़ेगा। फिर उस केस में जिसके साथ क्राइम हुआ है, अगर मर्डर हुआ है तो किसका हुआ है, उसके रिलेटिव्स कौन थे, उसके फ्रेंड्स कौन से, उसके साथ आखिरी बार कौन था, उसकी कॉल डिटेल्स क्या थी। मतलब पूरा क्रिटिकली आपको उस पूरे केस को एग्जामिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आपके ब्रेन का जो है पूरा यूज़ करना पड़ेगा, हम कह सकते हैं। काफ़ी क्रिटिकली आपको थिंक करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे ना, सर मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। आप अगर कोशिश करें सोच समझने की, मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे माइंड की जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होती है सोचने की, समझने की। जब मैंने आपको बोला डिफाइन ट्री, तो यहाँ पर आपको सिंपल से डेफिनेशन बतानी है ट्री की। आपको कुछ समझना नहीं है, कुछ क्रिटिकली नहीं सोचना है। सिंपल सी डेफिनेशन, यानी कि इट इज अबाउट योर मेमोरी। इट इज मेमोरी बेस्ड थिंग, ठीक है? इट इज अबाउट योर मेमोरी, ये मेमोरी से संबंधित है। और यहाँ पर पे जो है आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन, अपने दिमाग का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी हायर एबिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा। आप मैप को समझ रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ मुड़ना है, कौन सी गली है, ठीक है? चेक पॉइंट्स कहाँ पर है, पूरा बरगद का पेड़ आएगा, फिर वहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा जो है इसके कंपैरिजन में ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। फिर जब बात करते हैं सॉल्विंग अ क्रिमिनल केस, तो ये और भी ज़्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें एक पुलिस वाले को, ठीक है? क्योंकि क्रिमिनल केस के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली हर एक चीज़ को डिटेल बाय डिटेल सोचना पड़ेगा, तो इसमें आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पे एक ये हायरार्की आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि जो हम ऊपर से अपवर्ड डायरेक्शन से नीचे जा रहे हैं, तो जो हमारे ब्रेन की स्किल है वो और ज़्यादा
नेक्स्ट लेवल की है। ये छोटी स्किल है, ये थोड़ी छोटी स्किल है, ये बड़ी स्किल है, फिर ये और बड़ी स्किल है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, ठीक है, ये मिड मिड ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और ये स्मॉल या फिर कह सकते हो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। तो ये तीनों जो मैंने यहाँ लिखी है बेसिकली ये कॉग्निटिव, ये हमारी कॉग्निटिव स्किल्स है। ये हमारी कॉग्निटिव स्किल्स है, ठीक है ना, ये तीनों। तो भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, सॉरी वॉइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस बोर्ड पे लिखे हुए दूसरे पार्ट की तरफ। तो अपना फोकस जो है वो यहाँ बनाए रखें। यहाँ फिर से मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? पहला लिखा है हियरिंग 2 टीचर्स टॉकिंग अमिड एग्जाम। दोस्तों आप जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या फिर आपने स्कूल में दिया हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि ना जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं, यानी कि टीचर्स होते हैं जो निगरानी रखते हैं बच्चों के ऊपर, उनका काम होता है। तो आपने देखा होगा कि ना जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो बीच में वो बातें करते रहते हैं, क्योंकि वो तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं, तो उनका टाइम पास कैसे होगा, तो वो बातें करते रहते हैं, घुसर भुसर करते रहते हैं। तो उस वक्त आप जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपका फोकस जो है उस वक्त केवल एग्जाम लिखने में होता है। आप उनकी बातों को तो सुन रहे होते हैं पर ध्यान नहीं देते हो कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपका ध्यान जो है बिल्कुल भी उनकी बातों पे नहीं होता, आप एग्जाम लिख रहे होते हैं। अब ये हुई फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने ये लिखा हुआ है कि हियरिंग 2 टीचर्स टॉकिंग अमिड एग्जाम। सेकंड जो है स्टेटमेंट में लिखा है लिसनिंग योर फेवरेट सॉन्ग। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे या स्टूडेंट्स होंगे जिनका फेवरेट सॉन्ग होगा सैयारा। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, तो उस मूवी को काफ़ी सारे बच्चों ने लाइक किया था। तो आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग है, जब आप उसको सुनते हैं तो काफ़ी ध्यान से सुनते हैं, उसके हर एक वर्ड पे, लिरिक्स को पूरा फोकस करते हैं, फील करते हैं, आपका पूरा ध्यान उस सॉन्ग के ऊपर होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने सेकंड स्टेटमेंट में लिखी है। अभी बताऊंगा पूरा कि क्या चल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने लिखा है प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों इंडिया में जब आप क्रिकेट का नाम लेते हैं ना तो इंसान बौखला जाता है खुशी के मारे, ठीक है। क्रिकेट जो है वो यहाँ एक तरीके से बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हर एक बच्चा जो है क्रिकेट के लिए पागल है। मुझे बचपन में क्रिकेटर बनना था, जैसे आपको बनना है अगर आप छोटे हैं, या फिर आपके बचपन में अगर डेफिनेटली आपको जो है क्रिकेटर बनना होगा, एक टाइम ऐसा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट की जब बात आती है, हम सब जो है क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, ठीक है। हमारा काफ़ी इंटरेस्ट होता है क्रिकेट के अंदर। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा आई थिंक जो क्रिकेट नहीं खेलता हो, या फिर आपका जो फेवरेट स्पोर्ट है उसके प्रति जो आपका इंटरेस्ट है, लव है, पैशन है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हाई। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर पे जस्ट लाइक यहाँ आपकी ब्रेन की पावर का लेवल बढ़ रहा था, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल थी, फिर ये मिड ऑर्डर, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल थी। सेम उसी वे में यहाँ पर पे आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ रहा है। इस केस में आपका ध्यान बिल्कुल भी टीचर्स की बातों में नहीं था। जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आप सुन तो रहे हैं उनकी बातों को, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका एग्जाम पे ध्यान है। यहाँ आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल फोकस नहीं है। यहाँ पर पे लिसनिंग योर फेवरेट सॉन्ग के अंदर आपका ध्यान पूरी तरह से सॉन्ग सुनने पे है, क्योंकि वो आपका फेवरेट सॉन्ग है, आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है, पैशन है, तो आपका फोकस उस म्यूजिक पर है। जब बात करते हैं प्लेइंग क्रिकेट की, तो क्रिकेट जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आता है, या फिर कोई भी ऐसी हैबिट या कोई भी ऐसी अदर एक्टिविटी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है, उसमें आपका इंटरेस्ट, पैशन और फोकस सबसे ज़्यादा हाई रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अफेक्टिव डोमेन की। हमारी जो भावनाएं होती हैं, भावनात्मक पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे मस्तिष्क के भावनात्मक पक्ष। थोड़ा ज़्यादा हिंदी में हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे अफेक्टिव डोमेन। मैं लिख देता हूँ। यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, इट इज़ दे आर डीलिंग विद अफेक्टिव, ये बोर्ड थोड़ा हिल रहा है,
अफेक्टिव डोमेन, यहां हम बात कर रहे थे कॉग्निटिव डोमेन की, ठीक है, कॉग्निटिव, और वहां हम बात करें अफेक्टिव की। अफेक्टिव मतलब भावनात्मक। यहां हमारी इंटरेस्ट, हमारा पैशन, हम कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं किसी एक्टिविटी को करने में, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ है, यहाँ हमारा इंटरेस्ट सबसे कम है, फिर यहाँ उससे थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमने एक हायरार्की बनाई है एक्टिविटीज़ की। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के प्रति जो है अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं ये लास्ट पार्ट की, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। इन दोनों की बात हो चुकी है, अब आते हैं लास्ट में ही क्या है। यू वॉन्ट टू लर्न प्लेइंग बास्केटबॉल, आपको बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है, आप बास्केटबॉल खेलना सीखना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप जाएंगे पहले ग्राउंड में। यू सी अदर्स, आप ग्राउंड में गए, ग्राउंड नहीं सॉरी कोर्ट में गए, बास्केटबॉल कोर्ट में बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर पे, आपने उनको देखा, आपने उनको देखा कि वो कैसे खेल रहे हैं, और फिर यू रेप्लिकेट, आपने जो देखा, आपने बच्चों को देखा खेलते हुए कि वो कैसे खेल रहे हैं, वो कैसे ड्रिबलिंग कर रहे हैं, वो कैसे क्रॉस ओवर्स कर रहे हैं, कैसे डंक मार रहे हैं, कैसे लेअप ले रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर पे देखी, बच्चों को देखा, और बच्चों को देखने के बाद में रेप्लिकेट किया, उसको खुद से करने की कोशिश करी, प्रैक्टिस करी, और फिर रीचिंग परफेक्शन, धीरे धीरे टाइम बाय प्रैक्टिस आप उस गेम को सीख गए। तो अब मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, आप जो है जब किसी फिजिकल एक्टिविटी को करते हैं, जब आप किसी फिजिकल एक्टिविटी को करते हैं, तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोग्रेस करते हैं, और ये कहलाता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन ये क्या है हमारा, साइकोमोटर, यहां मैं बात कर रहा हूं साइकोमोटर डोमेन की, ठीक है, यानी कि क्रियात्मक पक्ष। तो ये भी एक हमारा जो है हमारे बिहेवियर का एक पक्ष है। जैसे एक पक्ष हमारा हो गया कॉग्निटिव, विच डील्स विद ब्रेन, मेंटल, ओके, और ये हमारा भावनात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन, और ये हो गया हमारा साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पर पे हम उन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे जो हम फिजिकली करते हैं, जिनमें हमारी मसल्स काम आ रही है, हमारे मूवमेंट्स काम आ रहे हैं। तो जब हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे बास्केटबॉल खेलना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी पहली स्टेप होती है कि हम पहले उस चीज़ को देखते हैं कि कैसे होती है वो चीज़, फिर उस चीज़ को खुद करके देखते हैं, और टाइम के साथ में हम कंट्रोल हमारा बढ़ता है, हमारा परफेक्शन बढ़ता है, और हम धीरे धीरे जो है पूरी तरह से उस एक्टिविटी को सीख जाते हैं। तो यहाँ भी एक हायरार्की है, एक ऑर्डर के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर जो है आप किसी भी एक्टिविटी को करना सीखते हैं, और ये संबंधित है, ये रिलेटेड है हमारे साइकोमोटर डोमेन से, यानी कि क्रियात्मक पक्ष। तो दोस्तों बेंजामिन ब्लूम ने जो है हमारे जो ब्रेन के तीनों डोमेन होते हैं, या फिर हमारे बिहेवियर के जो 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इन तीनों डोमेन्स को उन्होंने इसी प्रकार से क्लासिफाई किया था, और हर एक डोमेन के अंदर जो हायरार्की है वो शो की थी। तो यही जो है क्लासिफिकेशन, या फिर कह सकते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो है इन तीनों डोमेन्स का, उसी को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, हायरार्की, एक ऑर्डर। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी इन सब से डील करती है, जो कि अब हम थियोरेटिकली पढ़ने वाले हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ना हम करने के वाले हैं। अब हम चलेंगे इस थ्योरी के अंदर कि क्या होती है, सॉरी थ्योरी नहीं, टेक्सोनॉमी के अंदर कि क्या थी टेक्सोनॉमी। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम शुरू करने वाले हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है इससे पहले कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इस टेक्सोनॉमी के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर बिहेवियर के 3 डोमेन्स हम पढ़ने वाले हैं। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावनात्मक पक्ष, और फिर तीसरा साइकोमोटर डोमेन यानी कि क्रियात्मक पक्ष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, हर एक डोमेन के अंदर मिस्टर ब्लूम ने एक हायरार्की बेस्ड मॉडल दिया था, जिसमें हम नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो लोअर ऑर्डर स्किल्स से स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे हायर ऑर्डर स्किल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव डोमेन। लेट्स बिगिन।
दोस्तों कॉग्निटिव डोमेन को एक्सपेंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो कॉग्निटिव डोमेन दिया था मिस्टर ब्लूम ने, वो सबसे पहले 1956 में दिया था, ठीक है, जिसको हम ओल्ड कॉग्निटिव डोमेन मॉडल बोलते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी का। और जो नया वाला कॉग्निटिव डोमेन मॉडल दिया था वो दिया था 2001 के अंदर, जिसके अंदर कुछ माइनर चेंजेस किए गए थे। जो पुराना वाला कॉग्निटिव डोमेन मॉडल था उसके अंदर जो टर्म्स थी वो नाउन बेस्ड थी, यानी कि पहले जो टर्म्स थी वो रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन और सिंथेसिस थी। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो ऊपर की जो टॉप टू मोस्ट स्किल्स हैं उनका ऑर्डर जो है वो चेंज था। नए मॉडल के अंदर इवेल्युएट जो है वो सेकंड पोजीशन पर है और क्रिएट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, लेकिन पहले वाला जो मॉडल था उसमें इवेल्युएशन टॉप पर पे था और क्रिएट जो है वो सेकंड नंबर पे था, जिसका नाम पहले सिंथेसिस था। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है ओल्ड वर्सेस न्यू मॉडल के अंदर। और अभी जो टर्म्स देखने को मिलती है वो वर्ब बेस्ड है, यानी कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट। सो ये सारी टर्म्स वर्ब बेस्ड है, जबकि पहले नाउन बेस्ड थी। दोस्तों क्या आपको आपका नाम पता है? क्या आपको आपके फ्रेंड का मोबाइल फ़ोन नंबर पता है? क्या आपको आपके एटीएम पिन का नंबर पता है? क्या आपको पता है कि लास्ट टाइम जब आपके जिम ट्रेनर से मुलाकात हुई थी तो उसने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे? आप सोच रहे होंगे कि ना मैं ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूँ? दोस्तों ये जो आपकी एबिलिटी है कुछ याद करने की, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके फ्रेंड का मोबाइल फ़ोन नंबर आपको याद है, तो आपने फटाफट रिकॉल किया कि हाँ 98764 समथिंग। ये जो रिकॉल करने की एबिलिटी है, ये जो याद करने की कैपेसिटी है आपके ब्रेन की, यही स्किल, यही एबिलिटी जो है, ये इस कॉग्निटिव डोमेन मॉडल के अंदर सबसे लीस्ट पोजीशन पर पे प्लेस की गई है बाय बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, तो रिमेंबर जो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज डीलिंग अबाउट योर मेमोरी, आपकी यादाश्त, आपकी याद करने की जो कैपेसिटी है, स्किल है, वो स्किल आती है सबसे नीचे इस पूरे मॉडल के अंदर। तो रिमेंबर आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब बढ़ते हैं अंडरस्टैंड की तरफ। दोस्तों क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी आप खेलने जाते हैं कोई भी गेम, फॉर एग्जांपल आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप क्यों करना चाहिए? क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है फॉर मेकिंग फूड? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैथमेटिक्स के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन जानते हैं क्या होता है, तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? तो यहाँ मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे समझाओ। समझाना एक ऐसी एबिलिटी है जो आती है इस कॉग्निटिव डोमेन के सेकंड पोजीशन पे। अंडरस्टैंड मीन्स समझाना। आप किसी चीज़ को समझते हैं, ये जो समझने की एबिलिटी है ये एक स्किल है। इस स्किल को कॉग्निटिव डोमेन के अंदर सेकंड नंबर पे प्लेस किया गया है बाय बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, जो रिमेंबर हमारा फर्स्ट लेवल था जिसके अंदर हम किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते थे। यार मोबाइल नंबर क्या है दोस्त का नाम क्या है, ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये रिमेंबर में आती है, लेकिन ये इससे हायर ऑर्डर है। ठीक है, अंडरस्टैंड के अंदर हम समझ रहे हैं किसी चीज़ को, यहाँ समझना इन्वॉल्व है। समझना ज़्यादा बड़ा है किसी चीज़ को याद करने से। यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, यहाँ पर आने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन को समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बोलूं तो किसी चीज को समझ पाना या फिर समझाना, वो इस कॉग्निटिव डोमेन के अंदर सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड लेवल की, यानी कि अप्लाई से हमारा मतलब है एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू नो इन रियल लाइफ सिचुएशंस। जो भी ज्ञान आपके पास है, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हैं, उनका रियल लाइफ सिचुएशंस में इस्तेमाल करना कहलाता है एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन एक कॉग्निटिव स्किल है जो कि रिमेंबर अंडरस्टैंड के बाद में आती है। ठीक है, इट इज अ थर्ड स्किल इन द पिरामिड ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी।
तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर पे आपको मिलता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए आप मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल आप कोई डिश बना रहे हैं तो उसकी जो रेसिपी है, पहले आप रेसिपी को देखते हैं, समझते हैं, और देखने के बाद में उसको अप्लाई करते हैं। और एक बेहतरीन एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे हमने बात करी थी जिम ट्रेनर की, कि आपके जिम ट्रेनर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए, तो उन इंस्ट्रक्शंस को समझ करके आपने अप्लाई किया इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, आपने जब एक्सरसाइज करी तो उन इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई किया अपने एक्सरसाइज के अंदर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए। अब चलते हैं एनालाइज की तरफ। दोस्तों, एनालाइज से हमारा मतलब है एनालिसिस। ठीक है, किसी चीज का विश्लेषण करना। विश्लेषण, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल का इस्तेमाल मैं पहले ही कर चुका हूँ स्टार्टिंग के अंदर। जब मैंने बात की थी कॉग्निटिव स्किल्स में आपको समझा रहा था, तो उसमें लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया था कि एक पुलिसमैन है जो किसी क्रिमिनल केस को सॉल्व कर रहा है। और जब वो पुलिसमैन किसी क्रिमिनल केस को सॉल्व करता है तो वो क्या करता है, वो उस पूरे केस को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है, अब मर्डर होने के बाद में एक पुलिसमैन या फिर पुलिस की जो टीम होती है वो ग्राउंड जीरो पर जाती है, और फिर वहाँ पर पे वो पूरा जो स्पॉट है उस स्पॉट को चेक करती है। फॉरेंसिक टीम आती है, वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करती है, और वहाँ पर जो हथियार है उसको कलेक्ट करती है, और जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको फ़ोन करती है, हर एक से पूछताछ की जाती है। इस तरह से पूरे केस को जो है कॉम्प्रिहेंसिवली, रिगरसली, पूरा डिटेल में ब्रेक किया जाता है स्मॉलर पार्ट्स में, ताकि एंड में कल्प्रिट पकड़ में आ सके। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि जब एक पुलिसमैन किसी क्रिमिनल केस को सॉल्व करता है तो वहां पर पे वो एनालिसिस करता है, पूरे केस का विश्लेषण करता है, पूरे केस को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में बांटता है और केस की तह तक पहुंचता है। ठीक है, तो सावधान इंडिया ज्यादा ना देखा करें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इवेल्युएट की। ठीक है, दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल अकॉर्डिंग टू दिस कॉग्निटिव डोमेन मॉडल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो क्या होता है इवेल्युएट? देखो, इवेल्युएट में आती है हमारी जजमेंटल स्किल। ठीक है, यहाँ पर पे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक होती है कि आपके पास एक गिवन इन्फॉर्मेशन है, आपके पास एक गिवन सर्कमस्टांसेस है, इसमें आप क्या डिसीजन लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास मल्टीपल जॉब ऑप्शंस हैं अवेलेबल। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ने आपको ऑफर दिया है, आपको चूज करना है कि कौन सी जॉब आपके लिए बेटर रहने वाली है। तो ऐसे में आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक होगी कि आप किस तरीके से जज करते हो, किस तरीके से आप जजमेंट लेते हो, किस तरीके से आप इवेल्युएट करते हो हर एक पॉइंट को। और आफ्टर एनालिसिस आप आप एक कंक्लूजन निकालते हो कि क्या सही रहेगा। तो ये है इवेल्युएट। और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन पूछा, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अब वो उस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, तो आपने 10 बच्चों के आंसर्स लिए, 10 बच्चों ने अलग अलग आंसर्स दिए, और आपको उनके आंसर सुन करके ये चेक करना है, ये जज करना है कि किसका आंसर ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ आपको जजमेंटल होना पड़ेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का यूज यहाँ पर पे होने वाला है, और आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो फॉल करती है इवेल्युएट के अंदर। तो दिस इज व्हाट इवेल्युएशन इज। दोस्तों, अब बचा है हमारा सबसे हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल, जो कि है क्रिएट। क्रिएट का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे नाम में लिखा है क्रिएट करना, कुछ नया बनाना। इट इज अबाउट क्रिएटिविटी। ठीक है, एक नई रेसिपी बना दिया आपने। ठीक है, एक नया बिजनेस आइडिया सोच लेना। ठीक है, और मान लो आपने एक पोएम क्रिएट कर दी, एक बहुत ही अच्छी पोएम आपने क्रिएट करी, किसी ने शायरी लिख दी। ठीक है ना, तो इट इज अबाउट इनोवेशन, इन्वेंशन, कुछ नया बना देना। आपके पास कुछ कंटेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन है, पहले से प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसका यूज करते हुए कुछ नया क्रिएट करना। तो ये है क्रिएटिविटी।
ये जो ऊपर की 3 स्किल्स हैं, इनको बोलते हैं अपन हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और ये जो नीचे की 3 हैं, लास्ट 3, इनको बोलते हैं लॉट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब आगे बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन। Hello friends, now we are on the second domain of this taxonomy, affective domain. Affective domain जो है वो 3 साइकोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था, मिस्टर ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम एंड क्रैथवॉल, एंड थर्ड इज मासिया। ये 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर के ये जो अफेक्टिव डोमेन है वो बनाया था। लेकिन क्रैथवॉल जो है वो प्राइमरीली जो है उनको श्रेय दिया जाता है इस डोमेन के लिए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा इस कंट्रीब्यूशन दिया था इसको बनाने के अंदर। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो प्रॉपर्ली ब्लूम ने दिया था, और जो अफेक्टिव डोमेन है वो 3 लोग ने दिया था, लेकिन स्पेसिफिकली क्रैथवॉल का नाम जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अफेक्टिव डोमेन की। ये क्या है अफेक्टिव डोमेन? दोस्तों, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि अफेक्टिव डोमेन विल डील विद द इमोशंस। ठीक है, कि आप जिस भी एक्टिविटी को कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कितना इंगेज्ड हैं, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं उसको। यहाँ पर पे हम बात करेंगे भावनात्मक पक्ष की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले, सबसे जो लीस्ट लेवल है, सबसे निचला लेवल है इस हायरार्की का, वो है रिसीविंग। उसकी बात कर लेते हैं। रिसीविंग, दोस्तों रिसीविंग का मतलब होता है टू रिसीव, कुछ प्राप्त करना। यहाँ पर पे एक व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी इंसान, उसके सामने कुछ हो रहा है और वो उसे देख रहा है, सुन रहा है, बट कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, केवल जान रहा है कि उसके सामने ये चीज हो रही है। दोस्तों अब समझते हैं रेस्पॉन्डिंग को। जब मैं आपको रेस्पॉन्डिंग एक्सप्लेन करूंगा तो साथ में रिसीविंग और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है रिसीविंग। ठीक है, और दोनों में अंतर भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो रेस्पॉन्डिंग पे अब हम आ जाते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको रिसीविंग के अंदर बोला था कि जब कोई व्यक्ति रिसीविंग लेवल पर है तो वो किसी भी एक्टिविटी को देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, पर कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, यानी किसी प्रकार का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है पर्सन की तरफ से। लेकिन रेस्पॉन्डिंग में थोड़ा सा व्यक्ति जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है उस एक्टिविटी में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पे एक्टिव पार्टिसिपेशन है, कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा इंसान, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेगा, कुछ ना हो सकता है कुछ सवाल पूछे या फिर कुछ अपनी तरफ से कुछ करे। तो यहाँ प्रतिक्रिया देगा इंसान, यहाँ रिएक्शन निकलेगा। यहाँ पर पे केवल सुनना और देखना है और जानना है। इट इज अबाउट परसीविंग समथिंग, इट इज अबाउट रिएक्टिंग टू समथिंग। अब मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूं कि क्या अंतर है इन दोनों के अंदर। ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, सपोज करो कि एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और सामने फिजिक्स का टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है। क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे हैं जिनको फिजिक्स पसंद नहीं है और कुछ बच्चे हैं जिनको फिजिक्स बहुत पसंद है, उनको मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ने में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनको फिजिक्स पसंद नहीं है। जब फिजिक्स का टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा होगा तो वो बच्चे क्या कर रहे होंगे जिनको फिजिक्स पसंद नहीं है? वो बच्चे टीचर को सुन रहे होंगे, टीचर को देख रहे होंगे, लेकिन एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं वहाँ पर पे हो रहा होगा। वो बच्चे केवल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कान से देख रहे हैं कि हाँ टीचर ये सब बोल रहे हैं, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर भी नहीं देंगे, हैंड रेज नहीं करेंगे, केवल रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर पे केवल पैसिव कन्वर्सेशन है, वन वे कन्वर्सेशन है। केवल स्टूडेंट जो है वो चीज को ग्रहण कर रहा है, रिसीव कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। जबकि वो बच्चे जो फिजिक्स को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो जब टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा तो बच्चे काफ़ी ध्यान से सुनेंगे भी सही, और जब टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, तो बहुत सारे बच्चों में उन बच्चों में से जो है कुछ बच्चे हाथ भी खड़ा करेंगे, वो अपना जो है पर्सपेक्टिव भी देंगे। हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो हैंडल्स करके टीचर को बोले कि सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने कल
इसका एक एग्जाम्पल देखा था घर पे, ठीक है। तो वो बच्चे जिनको मज़ा आता है पढ़ने में, दे विल शो एक्टिव पार्टिसिपेशन, they will react to that situation, they will not just listen and hear and just see the teacher, ठीक है। तो ये अंतर है रिस्पॉन्डिंग और रिसीविंग के अंदर। यहाँ पर पे बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा अपनी तरफ से, और यहाँ पर पे केवल इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं वैल्यूइंग की। इसके पहले मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग में क्या अंतर होता है। ये दोनों चीज़ें समझने के बाद में अब चलते हैं वैल्यूइंग के ऊपर। रिस्पॉन्डिंग तक हमने समझ लिया था कि रिस्पॉन्डिंग स्टेज में व्यक्ति जो है ही और शी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। वैल्यूइंग में जैसा कि आप नाम से पढ़ पा रहे हैं कि किसी चीज़ को वैल्यू देना, ठीक है, समथिंग इज हैविंग एन इम्पॉर्टेंस इन योर लाइफ। तो यहाँ पर पे वो सारी बातें आती है, वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, आप उनको वैल्यू देते हैं, ठीक है, यू आर सिंसियर अबाउट दोज थिंग्स। तो यहाँ पर पे जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व, थोड़ा सा ज़्यादा इंगेज्ड होगा इन कंपैरिजन टू दीज टू स्टेजेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे कुछ लोग जो है उनका डेली रूटीन होता है कि उनको एक्सरसाइज करना है, मतलब करना है, फॉर देम एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो एक्सरसाइज करना उनके लिए इम्पोर्टेंट है कुछ लोगों के लिए बुक रीडिंग, कुछ लोगों के लिए कोई और चीज़ हो सकती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। इसमें मॉरल, एथिकल, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो उन चीज़ों के लिए वो जो है इस लेवल इतना जो है डीपली वो इन्वॉल्व रहते हैं भावनात्मक रूप से, ठीक है। किसी के लिए जो है जैसे कोई इंसान है जो मंडे टू सैटरडे जो है वो जॉब पे जाता है, काफ़ी परेशान रहता है, तो संडे को जो उसका रूटीन फिक्स है कि मेरे को खेलने जाना है, सुबह क्रिकेट खेलने जाना है फॉर एग्जांपल दोस्तों के साथ, तो वो उस टाइम पर पे उसके लिए खेलना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी उसका जो मूड है वो अच्छा रहता है। अदरवाइज जो थकावट उसको मंडे टू सैटरडे तक हुई है, वो संडे को अगर वो खेलने को नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इस पायदान पर आएंगी हमारे भावनात्मक पक्ष में। तो दोस्तों अब वैल्यूइंग के बाद बात करेंगे कंसेप्चुलाइजेशन की। पर मैं यहाँ पर पे आपको समझाना चाहूँगा एक छोटी सी बात कि कंसेप्चुलाइजेशन समझने से पहले मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन समझाना चाहूँगा। कारण ये है कि कंसेप्चुलाइजेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ चलने वाली चीज़ है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो वहां पर पे आपको जो पिरामिड मिलेगा, जो हायरार्की मिलेगी, उसमें कंसेप्चुलाइजेशन होगा ही नहीं। क्योंकि कंसेप्चुलाइजेशन जो है ये एक नॉट अ वेरी बिग लेवल, ठीक है। ये कोई एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है इस हायरार्की के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ही कंसेप्चुलाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है। लेकिन मैंने फिर भी कंसेप्चुलाइजेशन को, और अगर आप थोड़ा और डीप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको कंसेप्चुलाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन और वैल्यूइंग के बीच में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच का ही पार्ट है, पर ऑर्गेनाइजेशन को हम समझेंगे तो कंसेप्चुलाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो वैल्यूइंग में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर पे वी फील दैट समथिंग इज इम्पॉर्टेंट, समथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि वैल्यूइंग के अंदर हम कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमारी लाइफ में वैल्यू देते हैं। तो इस प्रकार से एक वैल्यू सिस्टम हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाता है कि हमारे पापा मम्मी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी कोई और जैसे कोई गेम हो गया, वो उससे आपको लगाव है तो वो इम्पोर्टेंट है, कोई एक्टिविटी, कोई हैबिट हो गई, एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है, वैल्यू सिस्टम आपके दिमाग के अंदर,
जिसमें आपकी सारी वैल्यूज होती हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब उस सब का कलेक्शन जो है ना, वो एक वैल्यू सिस्टम कहलाता है हर एक किसी इंसान की लाइफ का। तो होता क्या है कि जब इतनी सारी वैल्यूज हमारी लाइफ में होती हैं तो कभी कभार इन वैल्यूज के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि ऐसा समय आता है बहुत सी बार जहां हमें चूज करना पड़ता है एक वैल्यू को किसी और वैल्यू के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसने ये मान रखा है या फिर जो ये बिलीव करता है, जो ये समझता है कि सच बोलना एक बहुत ही ज़रूरी और एक अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके लिए सच बोलना एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है सच बोलना, चाहे किसी भी कंडीशन हो। और दूसरी तरफ जो है उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंडशिप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए। तो ऐसा एक समय आता है किसी के इंसान की लाइफ में कि अ, उसको फ्रेंडशिप के लिए, उस इंसान को फ्रेंडशिप के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो इंसान क्या करेगा? ऐसी स्थिति में वो इंसान जो है क्योंकि दो वैल्यूज यहाँ पर पे कन्फ्लिक्ट कर रही है, एक तो सच बोलना, ठीक है, सच बोलना, और दूसरा कि उसको अपनी दोस्ती निभानी है। तो यहाँ पर पे दोस्ती निभाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन झूठ बोलना उसके लिए गलत बात है, सच बोलना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और दोस्ती निभाना भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है उस इंसान को किसी एक वैल्यू को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, किसी एक वैल्यू को ज़्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी दूसरी वैल्यू के ऊपर। तो सपोज करते हैं कि उस व्यक्ति ने सच बोलना जो है ज़्यादा ज़रूरी समझा, ठीक है, फ्रेंडशिप से ज़्यादा उसने प्रायोरिटी दी सच बोलने को। तो ये जो वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करने का जो तरीका है, ये जो चीज़ है, यही है ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। जब हम वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं एक के ऊपर एक कि ये वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ये सिचुएशन आएगी तो मैं ये सिचुएशन में ऐसा करूँगा कि मेरे लिए सच बोलना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी और चीज़ के लिए। तो चाहे फिर कोई भी और वैल्यू उसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रही हो, लेकिन मैं तो सच ही बोलूँगा। तो जब हम इस प्रकार से सोचते हैं वैल्यूज़ के बीच में, तो हम बात कर रहे हैं उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन लेवल की। हम उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर सोच रहे हैं अफेक्टिव डोमेन के। अब मैंने आपसे कहा था कि वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंसेप्चुलाइजेशन होता है, जो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की बात समझाऊंगा। तो इसमें और कंसेप्चुलाइजेशन का क्या रोल है, अब वो समझते हैं। देखो, वैल्यूइंग में हमने वैल्यूज सेट करी थी कि भाई ये सब वैल्यूएबल है। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन करने जाते हैं वैल्यूज का, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने जाते हैं वैल्यूज का, तो वहां जरूरत पड़ती है कंसेप्चुलाइजेशन की। कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यूज को एनालिटिकली, क्रिटिकली समझना। जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि मेरे लिए सच बोलना ज़रूरी है दोस्ती निभाने से ज़्यादा, तो ये डिसीजन कैसे बना? ये डिसीजन बनाने से पहले आप जो है क्रिटिकली सोचेंगे, दोनों सिचुएशन के बारे में सोचेंगे कि यार आखिर सच बोलना ज़रूरी क्यों है, उसके बारे में डीपली थिंक करेंगे। और दूसरी तरफ फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में सोचेंगे कि दोस्ती क्या चीज़ है। दोनों को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में आप डिसीजन लेंगे कि ना मेरे लिए सच बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जब आप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन से पहले कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर पे आप वैल्यूज़ को अच्छे से समझते हैं, उनको एक ऑर्डर में जमाते हैं, ठीक है, और एनालिटिकली क्रिटिकली सोचने के बाद में ही आप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो कंसेप्चुलाइजेशन पे आप जो है चीज़ों मतलब वैल्यूज़ को, भाई आपने बोला एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, एग्ज़ाम पास आ रहा है। तो आपको यहाँ पर पे दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा एनालिटिकली। आप उसका विश्लेषण करेंगे हर एक चीज़ का कि एक्सरसाइज करना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है इस वक्त, और पढ़ाई करना मेरे लिए कितना ज़रूरी है इस वक्त। जब दोनों चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे कि ना एग्ज़ाम इतना पास है, मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, लेकिन 1 घंटा अगर मैं वर्कआउट करूँगा तो तब भी मेरा काम चल जाएगा। हर एक चीज़ को अच्छे से समझने के बाद में आप एक एक वैल्यू को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो यहाँ पर पे आप वैल्यूइंग से ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं थ्रू कंसेप्चुलाइजेशन। तो ये मतलब था कंसेप्चुलाइजेशन का। दोस्तों, नाउ वी आर एट द हाईएस्ट
स्टेज ऑफ दिस पिरामिड, दिस हायरार्की ऑफ अफेक्टिव डोमेन, कैरेक्टराइजेशन यानी कि चारित्रिकरण करना। दोस्तों हमने बात करी कि एक वैल्यू सिस्टम होता है, उसमें हमारी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, मतलब ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम इंपॉर्टेंस देते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं कि समथिंग इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन। आफ्टर कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ वैल्यूज वी डू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यूज। इन्हीं वैल्यूज के बीच में ये जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, इन्हीं में से कुछ वैल्यूज या फिर कोई एक वैल्यू ऐसी होती है हमारे लाइफ की जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो जिसे साफ सफाई बहुत पसंद है। वो जहां भी जाता है हमेशा हमेशा जो है साफ सुथरे कपड़ों में रहता है, ठीक है, हमेशा नहा के आता है। कोई बच्चा है तो वो हमेशा नहा के स्कूल आएगा, उसका हर एक चीज़ उसकी एकदम नीट एंड क्लीन रहती है। जहाँ वो बैठता है, उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ वो बैठता है उसके आसपास एकदम क्लीनलीनेस रहती है। पूरी क्लास में नहीं रहती पर वहाँ रहती है, ठीक है। उसके बाल हमेशा वो कंघी करके रखता है और मतलब पूरा एकदम जो है साफ सफाई से हाइजीनिकली वो रहता है। उसको साफ सफाई बहुत पसंद है, घर में, बाहर, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। क्लीनलीनेस जो है वो उसके लिए एक ऐसी वैल्यू है जो कि केवल एक वैल्यू नहीं है, उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, जिससे उसकी पहचान जो है वो समाज में बनती है। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे महात्मा गांधी का जो है वो ट्रुथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस का, या फिर जो सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह का प्रिंसिपल था, या फिर जो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल था, उसके लिए वो जान भी देने को तैयार थे। तो वो जो चीज़ थी उनके लिए वो एक ऐसी वैल्यू थी, वो भी एक वैल्यू सिस्टम का ही पार्ट है, पर वो एक ऐसी वैल्यू है जो उनका जो है कैरेक्टर डिफाइन करती है। और अगर कैरेक्टर डिफाइन करती है तो फिर उस चीज़ के लिए हम कहाँ सोच रहे हैं, अफेक्टिव डोमेन में सबसे हाईएस्ट लेवल पे, कैरेक्टराइजेशन पे। भगत सिंह थे हमारे, भगत सिंह या फिर अदर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए देशभक्ति और देश को बचाना, देश के लिए जान तक दे देना जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात थी। वो उनका चरित्र था, ठीक है। रातों को नींद नहीं आती थी उनको इस चक्कर में, क्योंकि उनको देश को बचाना था। तो वो एक ऐसी वैल्यू थी उनके लिए जो केवल वैल्यू नहीं थी, उनकी आइडेंटिटी का पार्ट थी, कैरेक्टर थी, उनका कैरेक्टर डिफाइन करती थी। तो एक बार फटाफट मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको ये सारी बातें कि मैंने आपको जो पढ़ाया है। रिसीविंग में ओनली पैसिव इंफॉर्मेशन रिसीव करना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। रिस्पॉन्डिंग में रिसीव भी कर रहा है और रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। वैल्यूइंग के अंदर वैल्यूज बनाना, ठीक है, कि समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, यहाँ पर पे वैल्यूज बनाएगा, एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करेगा। उसके बाद में कंसेप्चुअलाइज करेगा, वैल्यूज को अच्छे से समझेगा, ठीक है, हर एक वैल्यू को क्रिटिकली एनालिटिकली समझा जाएगा और फिर उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा एक के ऊपर एक कि भैया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से, ठीक है। यानी बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ चलती है। कंसेप्चुलाइजेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही होता है, ठीक है। फिर आता है कैरेक्टराइजेशन, यानी कि यहाँ पर बंदा जो है वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जाना जाता है ना। यहाँ पर पे जो है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कोई ऐसा कैरेक्टर है जो उस बंदे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो व्यक्ति जो है उसी पर्टिकुलर वैल्यू से पहचाना जाता है क्योंकि वो उसका चरित्र बन चुका है ना। सच बोलना, साफ सफाई रखना, देशभक्ति दिखाना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं किसी बंदे की लाइफ में जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके व्यवहार में झलकती है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी, अगर ऐसी कोई वैल्यू है जो किसी व्यक्ति के अंदर झलक रही है, तो समझ जाना कि उस व्यक्ति का उस वैल्यू के प्रति जो है कैरेक्टराइजेशन हो चुका है, वो कैरेक्टराइजेशन लेवल पे सोच रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो ये हो गया हमारा अफेक्टिव डोमेन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए साइकोमोटर डोमेन को हम एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।